जल संग्रहण यानी वाटर हार्वेस्टिंग। जल संग्रहण यानी वाटर हार्वेस्टिंग। जल संग्रहण जल संभर प्रबंधन यानी वाटर शेड मैनेजमेंट में मिट्टी तथा जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है, जिसके लिए जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि हो सके। ठीक है। जल संभर प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना तथा द्वितीयक संसाधन पौधे और जंतुओं का उत्पादन इस प्रकार करना जिससे कि पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा ना हो। वर्षा के जल को व्यर्थ बहकर चले जाने से बचाकर इकट्ठा करना तथा जिसे बाद में अपने लाभ के लिए उपयोग में लाया जा सके जल संग्रहण यानी वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। ठीक है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग किसान भूमि पर गिरने वाले वर्षा जल को विभिन्न तरीकों से इकट्ठा करते हैं और उस जल का उपयोग अपने अनेक कारणों जैसे कृषि आदि में करते हैं। जल संग्रहण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कई विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे छोटे छोटे गड्ढे खोदना, छोटी छोटी झीलें तथा तालाबों को बनाना, साधारण जल संभर की स्थापना, मिट्टी के छोटे बांध बनाना, चूने तथा रेत से जलाशय बनाना तथा घर की छतों पर जल एकत्र करने की इकाइयाँ लगाना आदि। इन सभी परिस्थितियों से वर्षा जल बचाने का एकत्र करने से घट रहा भूजल स्तर बढ़ जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारे देश में प्रयोग हो रही कुछ परंपरागत जल संग्रहण पद्धति निम्न प्रकार हैं। राजस्थान में खादिन, बड़े पात्र एवं नाड़ी तालाब, महाराष्ट्र में बंधारस एवं ताल, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में बंदेश, बिहार में आहर एवं पाइन, हिमाचल प्रदेश में कूला, जम्मू के कांदी क्षेत्र में तालाब, तमिलनाडु में एरेस, केरल में सुरंगम, कर्नाटक में कट्टा। ठीक है। वर्षा जल के संग्रहण की पारंपरिक खादिन है। राजस्थान में कृषि कार्यों के लिए खादिन को धोरा भी कहते हैं। इस पद्धति का मुख्य कार्य वर्षा जल संग्रहण करना है। ये कृषि के लिए सतही अपवाह जल की कटाई के लिए बनाए गए हैं। इस सरल निर्माण होता है। इसमें एक बहुत लंबी 100 मीटर से इतने मीटर तक की मिट्टी का तटबंध होता है, जिससे खादिन बंद कहते हैं, जो निचले ढलानों पर बनाए जाते हैं, जो कि बजरी के निचले इलाके में स्थित होते हैं और जल संग्रहण क्षेत्र में वर्षा जल ढलान से नीचे की ओर स्वस्थ। देखिए भूमिगत जल के क्या क्या फायदे हैं। भूमिगत जल वाष्प बनकर नहीं उड़ता। पहली चीज़, इसमें जल में कुएं पुनः पूर्ण हो जाते हैं और बड़े क्षेत्र में फसलों की नमी प्रदान करते हैं। इस जल में रोग वाहक कीटाणु नहीं हो सकते क्योंकि ये भूमि के अंदर हैं। मच्छर आदि नहीं पनपते। ये जल मनुष्य तथा अन्य जंतुओं के अवशिष्टों से भी दूषित नहीं होता। जैसे कि तालाब तथा झीलें हो जाती हैं, लेकिन भूमिगत जल नहीं होता। इस जल में वायु में मिली गंदगियाँ इसमें नहीं मिलती। ये जल स्थानीय निवासियों के लिए भी लाभदायक होता है। इसके बाद आपका है कोयला एवं पेट्रोलियम। कोयला एवं पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं क्यों कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो हमारे लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। कोयले का उपयोग घरों, उद्योगों में, ताप विद्युत घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल तथा उपयोग यातायात के विभिन्न साधनों जैसे मोटर वाहन, जलयान आदि में किए जाते हैं। पेट्रोलियम से उत्पन्न केरोसिन तथा एलपीजी का उपयोग घरेलू ईंधनों के रूप में किया जाता है। औद्योगिक क्रांति के समय में हम उत्तरोत्तर अधिक ऊर्जा को खपत कर रहे हैं। हम इस ऊर्जा का प्रयोग दैनिक ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति तथा जीवन उपयोगी पदार्थों के उत्पादन के लिए कर रहे हैं। हमें ऊर्जा संबंधित ये सभी आवश्यकताएं कोयले तथा पेट्रोल से ही प्राप्त होती हैं। लाखों वर्ष पूर्व जंतु तथा वनस्पति के अवशेष पृथ्वी की सतह पर दबते रहे और जो धीरे धीरे तलछट के नीचे दब कर एकत्रित होते रहे। इस प्रकार बने ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती। तलछट के आवरण के नीचे ना तो इनका ऑक्सीकरण होता है और ना ही विघटन, परंतु इसी तलछट के भार के कारण इन अवशेषों से पानी तथा अन्य बाष्पीजन्य पदार्थ निचोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इन्हीं पदार्थों को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा युक्त कार्बन यौगिकों के भी अणु हैं, जिनका निर्माण मूलतः सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए वनस्पतियों ने किया था। पेट्रोल कोयलाएं हम कितनी भी सावधानी से कर लें, कुछ सालों बाद, लगभग 40-50 वर्षों बाद ये ख़त्म हो जाएंगे और कोयला 200 वर्षों बाद ख़त्म हो जाएगा। कोयला में पेट्रोलियम के दहन से प्रदूषण का कारण, ठीक है, क्योंकि कोयला एवं पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं यानी जीव जंतुओं से बनते हैं, इसलिए इनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर भी होती है। जब कोयले एवं पेट्रोलियम को ईंधन के रूप में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। यदि वायु की अपर्याप्त आपूर्ति हो तो कार्बन
डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती हैं। इन ईंधनों के दहन से बने सभी उत्पादों में जल को छोड़कर से सभी उत्पाद हानिकारक हैं और पर्यावरण प्रदूषित करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं तथा ये अम्ल वर्षा के लिए भी क्या होती है, उत्तरदायी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी अत्यधिक विषैली गैस है जो ज़्यादा होने पर मृत्यु का कारण बनती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से भी श्वसन संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विषैली नहीं है, परंतु यह ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा का अवशोषण करती है। यदि ये ज़्यादा मात्रा में रहेगी तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा और उसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कोयले में पेट्रोलियम खपत को कम करने के उपाय: पहला कि अपने घरों में जब आवश्यक ना हो विद्युत उपकरणों के स्विचों को बंद कर दिया जाना चाहिए। अपने घरों में फ्लोरोसेंट बल्ब, CFL तथा फ्लोरोसेंट ट्यूब का प्रयोग करना चाहिए। आजकल बाजार में LED लाइट भी उपलब्ध है जिन्हें बहुत कम विद्युत खर्च होती है, इनका उपयोग करना चाहिए। थोड़ी दूरी के लिए स्कूटर मोटरसाइकिल का उपयोग नहीं करें। अपने वाहनों की अपेक्षा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, जैसे कि बस, ट्रेन का उपयोग करें। लगभग 3 मंजिल तक चढ़ने के लिए लिफ्ट के स्थान पर सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि विद्युत बच सके। भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करना चाहिए, ना कि साधारण पात्र का उपयोग करना चाहिए। 3 प्रकार के R बताए हैं जिनसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। पहला है कम उपयोग यानी रिड्यूस, पुनः चक्र यानी रिसाइकिल, और तीसरा है रीयूज़ यानी पुनः उपयोग। ठीक है, तो क्या है कम उपयोग? पहला R जिसका अर्थ है कि हमें वस्तुओं का कम से कम उपयोग इतना नहीं कि हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो, हमारी ज़रूरतें हो जाए लेकिन हमारी ज़रूरत के हिसाब से जब नुकसान हो वो ना हो। हम अनावश्यक बिजली के पंखे एवं बल्बों के स्विच बंद करके बिजली बचा सकते हैं। बिजली बचाने का मतलब है कि कोयले का कम उपयोग होगा। हम टपकने वाले नल की मरम्मत करके जल की बचत कर सकते हैं। हम प्रेशर कुकर का उपयोग करके LPG को बचा सकते हैं। हम कम दूरी पर जाने के लिए साइकिल का उपयोग कर सकते हैं या ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं ज़्यादा दूरी के लिए, जिससे हम पेट्रोल को बचा सकें। दूसरा है पुनः चक्र। दूसरा R जिसका अर्थ है कि हमें प्लास्टिक, कागज़, कांच, धातु की वस्तुएं तथा ऐसे पदार्थ को एकत्र करके संबंधित फैक्ट्री में पहुंचाना चाहिए जहां इनका पुनः चक्रण कर सकें, उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सके। ऐसी वस्तुओं को कचरे के डिब्बे में नहीं डालना चाहिए बल्कि अपने कचरे से अलग करना चाहिए जिससे कि ये दोबारा उपयोग बनाई जा सकें। जब तक कि अति आवश्यक ना हो इसका नया उत्पादन संश्लेषण विवेकपूर्ण नहीं हो, क्योंकि प्लास्टिक आदि के पुनः चक्रण से उनके विषैली गैसें निकलती हैं। पुनः उपयोग रीयूज। तीसरा R जिसका अर्थ है कि यदि संभव हो सके तो वस्तु का पुनः बार बार उपयोग करें। उदाहरण, लिफाफों को फेंकने की अपेक्षा हम उन्हें फिर से उपयोग में ला सकते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे जैम, अचार आदि के साथ आई प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे इत्यादि का उपयोग हम रसोई घर में विभिन्न वस्तुओं को रखने में कर सकते हैं। पुनः उपयोग का तरीका पुनः चक्रण से भी अच्छा है क्योंकि पुरानी वस्तुओं के पुनः चक्रण में कुछ ऊर्जा व्यय होती है, पुनः उपयोग में जाने वाले से ऊर्जा नहीं खर्च होती।